अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम थर्ड चैप्टर की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं, मूव करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूँ कि थर्ड चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसका टॉपिक देखते हैं, नाम देखते हैं। नाम है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियाडिक टेबल को हमने देखना है। तो यहाँ पे बताता चलूँ कि पीरियाडिक टेबल केमिस्ट्री के अंदर बैकबोन है, केमिस्ट्री की बैकबोन है पीरियाडिक टेबल। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर जो बैकबोन है, रीढ़ वाली हड्डी है, वो क्या है कि पूरा ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो है ना वो यानी कि मुश्तमिल होता है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या है कि ह्यूमन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यानी कि चल फिर नहीं सकता। इंसान जो है ना वो चल फिर नहीं सकता बगैर रीढ़ की हड्डी के। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर जो पीरियोडिक टेबल है वो एज अ बैकबोन के तौर पे बिहेव करता है। हमारे पास पूरी जो केमिस्ट्री है, इतनी वास्ट केमिस्ट्री है, ठीक है, वो सारी जो है ना वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल है। पीरियोडिक टेबल की बेस पे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। अदरवाइज अगर पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में केमिस्ट्री को अरेंज ना किया जाता तो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था और केमिस्ट्री कभी भी एक्सप्लेन नहीं होती। ठीक हो गया। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक अरेंज्ड फॉर्म में, एक टेबल फॉर्म में हमने क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, साइंटिस्ट ने अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल में हम डेफिनेशन करेंगे कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। उसके बाद हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है उसको साथ टाइम के साथ साथ कैसे जो है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन की गई, कैसे पीरियोडिक टेबल जो है ना वजूद में आया, कैसे पीरियोडिक टेबल अपनी फाइनल फॉर्म जो अभी चल रही है उस फॉर्म में आया। ठीक हो गया। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि हमारे पास 19वीं सदी के एंड तक, सॉरी 18वीं सदी के एंड तक और 19वीं सदी के शुरू तक जो है ना वो साइंटिस्ट क्या करते रहे, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दरियाफ्त किए उन्होंने। और उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक मैसेज का पता चला, एटॉमिक मैसेज का पता चलने के बाद फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि इतने ज़्यादा एलिमेंट है, इनको किसी टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर यानी कि टेबल की फॉर्म में इनको क्या किया जाए, एक ऐसा जो है ना एक टेबल बनाया जाए जिसके अंदर इन सब की प्रॉपर्टीज जो है वो इजीली एक्सप्लेन हो। ठीक है, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी और हर एलिमेंट के अगर जितने वो कंपाउंड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके, उन सब को क्या किया जाए, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन हो। ठीक हो गया। तो ये साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया। तो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट ने अपना आइडिया दिया, अपनी थ्योरी दी कि ऐसा होना चाहिए पीरियोडिक टेबल। फिर जो है ना किसी बाद में उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई। फिर इस तरह मॉडिफिकेशन होते होते अभी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइनल जो है ना वजूद में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं हम इंशाल्लाह इसकी तरफ, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे हम। तो सबसे पहले इसका जो है ना वो इंट्रोडक्शन और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ना वो देखते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल विच इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। क्या है कि हमारे पास 19वीं सदी के शुरू में कुछ साइंटिस्ट ने जो है ना वो एक पीरियोडिक लॉ पेश किया, डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ। ये पीरियोडिक लॉ क्या है ये हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। पीरियोडिक लॉ डिस्कवर करने के बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि एलिमेंट्स को क्या किया जाए, अरेंज किया जाए, एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जाए। उसको जो है ना वो क्या नाम उन्होंने दिया, पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में आप दो तीन साइंटिस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले है डोबिराइनर है, डोबिराइनर ट्राइएड्स। उसके बाद दूसरा हमारे पास है न्यूलैंड ऑक्टेव्स, इसने जो है ना वो लॉ पेश किया था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ जिसको बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास मेंडलीफ है और चौथा हमारे पास फाइनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और वो किस साइंटिस्ट ने किया था वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डोबिराइनर ट्राइएड्स। डोबिराइनर ट्राइएड्स पहला साइंटिस्ट था जिसने जो है ना वो पीरियोडिक टेबल को जो है ना एक्सप्लेन किया था कि पीरियोडिक टेबल को इस फॉर्म में होना चाहिए। A German chemist Dobereiner observed relationship between atomic masses of several groups of three elements called triads. Basically ये जो डोबिराइनर था एक जर्मन केमिस्ट था। उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जो एटॉमिक मैसेज है एलिमेंट के, ठीक है, आपने पढ़े हैं ना एटॉमिक मैसेज एलिमेंट के। तो एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज है वो क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड। उसने डिफरेंट ग्रुप में से तीन एलिमेंट ऐसे लिए कि उन तीनों एलिमेंट का जो है ना वो उसने एटॉमिक मैस का रिलेशनशिप देखा आपस में।
ठीक हो गया। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ये जो उसने 3 एलिमेंट यानी कि हर ग्रुप में से 3 एलिमेंट लिए उसने, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप में से कितने एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट लिए, और तीनों एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज है उनका आपस में क्या देखा, रिलेशनशिप देखा। इन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट द मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। वो कहता है कि उसने जो मतलब कि 3 एलिमेंट लिए हैं ना, 3 एलिमेंट जो उसने लिए हैं डिफरेंट ग्रुप में से, कहता है कि जो तीसरा जो दरमियाना एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट है, ठीक है, 3 एलिमेंट लिए एक सीक्वेंस में, जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो एवरेज एटॉमिक मास है। किसका एवरेज एटॉमिक मास है, जो 2 एलिमेंट उसकी साइड पे पड़े हैं ना, इन दोनों का क्या है, एवरेज एटॉमिक मास होगा, ठीक है। वो कहता है कि 3 डिफरेंट एलिमेंट आप किसी भी ग्रुप में से ले लें, ठीक है, उनमें से जो मिडल एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा एज कंपेयर टू जो बाकी 2 एलिमेंट होंगे, ठीक हो गया। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हम लोगों को ज्यादा समझ आएगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40 है। ये जो है ना ये आप कह सकते हैं कि 40 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है ना वो 40 जनरली शो कर दिया। स्ट्रोंशियम 88 एंड बेरियम 137, ठीक है, ये क्या है, मैसेज है। ये 3 एलिमेंट है, एक ग्रुप में से उसने 3 एलिमेंट लिए, सही है। उस ग्रुप में से 3 एलिमेंट लेके उसने बोला है कि ये जो दरमियाना एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, एवरेज है। किन का एवरेज है, कैल्शियम और बेरियम का। कैल्शियम और बेरियम का क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है किसका, स्ट्रोंशियम का, ठीक है। तो ये आप जमा कर लें, इनको प्लस कर लें, 137 प्लस 40 करें तो ये आपके पास जो है ना 188 ये समथिंग 180 के करीब समथिंग आएगा, या बल्कि नहीं 177 आएगा, ठीक है। तो 177 जो है उसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है एवरेज जब भी निकालते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 88 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप जनरली जो है ना उसको 88 शो करेंगे। तो स्ट्रोंशियम जो है ना उसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा। तो स्ट्रोंशियम का एवरेज एटॉमिक मास कैल्शियम 40 और बेरियम 137, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका जो है ना उसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा वो किसका होगा, जो दरमियाना एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास होगा। तो इसको उसने क्या नाम दिया, ट्राइएड्स का नाम दिया, ठीक है। तो इस वजह से डोबराइनर साइंटिस्ट का नाम है, और ट्राइएड्स जो उसने एक लॉ पेश किया, एक कानून पेश किया कि आप कोई भी 3 एलिमेंट किसी भी ग्रुप में से ले लें, जो दरमियाना एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो क्या होंगी, पहले दोनों से मिलती होंगी। और क्यों मिलती होंगी, क्योंकि उसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, पहले और तीसरे का क्या होगा, एवरेज होगा। दिस ग्रुप इज ट्राइएड, ठीक है, ये ग्रुप क्या है, ट्राइएड, बिकॉज स्ट्रोंशियम हैव एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर 2। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस। ये जो हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन थी डोबराइनर की, इसने जो है ना वो यानी कि कोई ज़्यादा फेमस जो है ना फेमस नहीं हुआ, फेमस भी नहीं हुआ और ना ही जो है ना वो एक्सेप्ट किया गया। मैं आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई साइंटिस्ट थ्योरी पेश करता है या कोई लॉ पेश करता है तो जो बाकी साइंटिस्ट होते हैं वो उसे गलत करने की कोशिश करते हैं, उसको यानी कि देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे जो है ना वो रिएक्शन हो सकते हैं, कैसे कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। तो वो यानी कि किसी एक का लॉ को जो है ना वो गलत करने की कोशिश करते हैं, उसमें से नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें से कोई नुक्स नहीं निकलता, उसमें से कोई जो है ना वो बिल्कुल ठीक होता है, बाकी जो है ना वो एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है, तो फिर जो है ना वो फाइनली लॉ बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, अगर उसमें से कोई एक नुक्स भी निकल आए, एक छोटा सा नुक्स भी निकल आए, तो तब भी वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक हो गया। हाँ, उसके अंदर ये हो सकता है कि उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन हो गए, जो है ना वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ती है। आगे चलते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। हमारे पास दूसरा जो है ना वो साइंटिस्ट था न्यूलैंड। डोबराइनर के बाद न्यूलैंड ने अपना जो है ना वो क्लासिफिकेशन बताई कि पीरियडिक टेबल को इस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, पीरियडिक टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह बना सकते हैं। ऑक्टेव्स उसके जो है ना वो जो उसने लॉ पेश किया था उसका नाम है। तो देखते हैं, इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड्स पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन। 1864 में एक ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड ने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो क्या की, शेयर की, पुट फॉरवर्ड की, बताई। अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक
repetition in chemical properties of every eighth element when they were arranged by their increasing atomic masses. This is called law of octaves. उसने बोला है कि जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, यानी कि ऐसे नहीं है कि अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास थोड़ा है तो अचानक से कोई ऐसा बड़े वाला एटॉमिक मास वाला एलिमेंट ले आए, ऐसे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जिनका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कि जैसे उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाएगा, उन एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करेंगे तो जो पहला एलिमेंट होगा उसकी 8वें एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज मिलती होंगी. एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन. ठीक हो गया, यानी कि पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी, मिलती होंगी. ये किसका लॉ था, ये न्यूलैंड का लॉ था और इसको बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब मैं इसको एग्जांपल देता हूँ. मैंने एग्जांपल बुक के अंदर एग्जांपल नहीं है इसकी, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है ताकि आप लोगों को इजीली इसके लॉ की समझ आ जाए. जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है, उम्मीद है कि यहाँ पे भी आपको एग्जांपल से समझ आई होगी, तो यहाँ पे भी आप लोगों को एग्जांपल से समझ आएगी. अब देखिए, हमारे पास सबसे पहले है लिथियम. ठीक हो गया, लिथियम के पास बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. इनके क्या है, यानी कि इनके एटॉमिक मैसेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं. क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. ठीक हो गया, इनके एटॉमिक मैसेज बढ़ते जा रहे हैं. अगर लिथियम को आप पहला एलिमेंट कंसीडर करें तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये हमारे पास क्या है, आठवां. तो उसने बोला कि पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में मिलती जुलती हैं, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं. ठीक है, तो अब आगे देखें. अब बेरिलियम को अगर फर्ज करें आप 1 कहें, ठीक है, तो इससे आगे शुरू करें. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मैग्नीशियम क्या है, 8th एलिमेंट है. ठीक है, तो इस तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी, मिलती जुलती होंगी. यानी कि पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी. उसके बाद अगर बोरान को 1 करें आप, तो बोरान जो है ना, यहाँ पे बोरान 1, कार्बन 2, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 4, फ्लोरीन 5, सोडियम 6, मैग्नीशियम 7 और एल्यूमिनियम 8. तो क्या होगा, यहाँ पे पहले और 8वें की जो है ना प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, मिलती जुलती होंगी. इसी तरह कार्बन और सिलिकॉन की, इसी तरह नाइट्रोजन और फास्फोरस की, इसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन सॉरी, इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं. ये मैंने लिखा हुआ है नीचे, आप जस्ट लिथियम, सोडियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम को बता दीजिएगा. लिथियम एंड सोडियम हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आल्सो हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज. ठीक हो गया, तो पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, आपस में मिलती जुलती है. ये बेसिकली क्या है, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. ऑक्टेव बोलते हैं 8 को. ठीक है, यानी कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के साथ मिलती है. ये 8वां एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ मिलती जुलती है. ये किसका लॉ था, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था. ये न्यूलैंड ने बोला था कि यार जितने भी एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं, अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के बेस पे, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया जाए, यानी कि पहले का मैस इतना है, फिर दूसरे का थोड़ा सा बड़ा, फिर तीसरे का थोड़ा सा बड़ा, इस तरह जो है ना इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स के इनका जो एटॉमिक मैस है वो बढ़ता हुआ, ठीक है ना, बढ़ता हुआ एटॉमिक मैस. तो इस बेस पे अगर इनको अरेंज किया जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना पहले और 8वीं की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होंगी. तो दिस लॉ कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. तो बेसिकली ये लॉ जो है, ये इसको ज़्यादा जो है ना इसने कोई पहचान नहीं बनाई. रिकॉग्निशन बोलते हैं पहचान को. ठीक है, तो इस लॉ की जो है कोई इतनी ज़्यादा कोई वक़्त नहीं रही. क्यों नहीं रही, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स उस वक्त ऐसे थे, आज से ये कोई 1864 की बात है, तो ये कोई आप कह सकते हैं कि 150 साल पुरानी बात है. ठीक है, तो 150 साल पहले कोई, यानी कि आप कह सकते हैं कोई इतने ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे हुए. ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 80 एलिमेंट डिस्कवर हुए होने हैं. तो 60 और 80 एलिमेंट को जब डिस्कवर हुए थे तो उनमें से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी थे जो अभी तक जो है ना वो डिस्कवर नहीं थे हुए. 118 एलिमेंट टोटल है ना, तो टोटल में से अगर 60 या 80 डिस्कवर हुए हैं तो बाकी जो है ना वो डिस्कवर नहीं थे हुए. तो जाहिर है कि वो बीच में जो है ना उनकी कहीं ना कहीं पे कोई पोजीशन थी. तो ये लॉ फिर जो है ना उन पे एप्लीकेबल नहीं था होता. क्यों, क्योंकि बीच में कुछ एलिमेंट जो है ना वो अनडिस्कवर्ड थे, अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए थे.
तो यहाँ तक जो है ना ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। मैं असल में आप लोगों को ये चीज़ें डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आए। ठीक है, ये पीरियाडिक टेबल क्या चीज़ है, ये इसके अलावा पीरियाडिक टेबल की जो क्लासिफिकेशन है ये कैसे जो है ना वजूद में आई। पहले डो ब्राइनर ने अपना एक ख्याल पेश किया, एक अपना लॉ पेश किया, ठीक है, कि ये ऐसे हो सकता है ट्राइएड्स की फॉर्म में। उसके बाद न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव्स की फॉर्म में जो है ना एलिमेंट को जो है ना इनको अरेंज किया। तो इस तरह ये चीज़ें ये थोड़ा थोड़ा अपना जो है ना अपना हिस्सा डाल रही हैं। जो फाइनल इसकी फॉर्म बननी है ना पीरियाडिक टेबल की, तो उसमें ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इनकी होंगी। ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल 100% गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 100% गलत नहीं है, ना ये ट्राइएड गलत है और ना ये न्यूलैंड ऑक्टेव्स गलत है। ये 100% गलत नहीं है लेकिन 100% ठीक भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि थोड़ी थोड़ी अपनी पार्टिसिपेशन ऐड कर रहे हैं और एंड में हमारे पास एक फाइनल पीरियाडिक टेबल बनना है जिसके अंदर जो है ना इन सब की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज वहाँ पे शामिल होंगी और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल की तरफ। तो आगे चलते हैं हम मेंडेलीव पीरियाडिक टेबल की तरफ। ये हमारे पास तीसरे साइंटिस्ट थे, ठीक है, पहले डो ब्राइनर, फिर दूसरा हमारे पास न्यूलैंड और तीसरा हमारे पास जो है वो मेंडेलीव है। मेंडेलीव ने फाइनली आके एक टेबुलर फॉर्म बनाई थी, ठीक है, एलिमेंट्स को, यानी कि फाइनली टेबुलर फॉर्म बनाई थी। कैसे बनाई उसने? अच्छा, इस पे जाने से पहले एक दो टर्म्स और मैं क्लियर कर दूं। एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एटम का जो है ना वो जो मास है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अब मास के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को क्या किया जाता है, तीनों के मैसेज को जमा किया जाता है, तब हमारे पास एक एटम का क्या बनता है? मास बनता है, एक एटम का वजन बनता है। यानी कि एटॉमिक मास में क्या है कि एटॉमिक मास में तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों को हम जमा करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है उस एटम का। अब जाहिर है एक न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जीरो चार्ज है उसके ऊपर, ना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना ही ज्यादा प्रोटॉन है, बल्कि जितने प्रोटॉन है इतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर जितने, फर्ज करें अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, दोनों में से एक, इनको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मैसेज पे था, एटॉमिक नंबर पे नहीं था। उसने क्या किया, उसने उस वक्त 63 एलिमेंट जो है ना वो भी यानी कि डिस्कवर हो चुके थे। मेंडेलीव जब मेंडेलीव ने बेसिकली 1864 के बाद मेंडेलीव ने अपना जब पीरियोडिक टेबल पेश किया तो उस वक्त 63 एलिमेंट वो डिस्कवर हो चुके थे। 118 एलिमेंट में से कितने डिस्कवर हुए थे? 63 एलिमेंट। तो मेंडेलीव ने क्या किया? मेंडेलीव ने 63 एलिमेंट को जो है ना वो एटॉमिक मास की बुनियाद पे क्या किया? एक रोज में जो है ना इनको एक यानी कि अरेंज कर दिया इनको। ठीक हो गया? कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको। फर्ज करें सबसे छोटा जिसका एटॉमिक मास था वो 1, उसके बाद उससे बड़ा 2, उसके बाद उससे बड़ा 3, 4, 5, ये जो है ना 8 एलिमेंट एक रो में रखे। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रो बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट है। फर्ज करें 8 एलिमेंट को उसने एटॉमिक इनकी मैसेज की बुनियाद पे यानी कि इस तरह अरेंज कर दिया। 8 के बाद यहाँ पे 9, फिर 10, फिर 11, 12, इस तरह 63 एलिमेंट को उसने एक सिंपल सा टेबल बना के इस तरह उसने अरेंज कर दिया। उसने बोला कि इसके अंदर आप देखें अगर न्यूलैंड जो है ना, न्यूलैंड का लॉ वो भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, बेसिकली सॉरी यहाँ पे जो है ना ये आप कह रहे हैं ये जो है ना 8 की जगह यहाँ पे ये सॉरी 7 के बाद यहाँ पे 8, फिर 9, फिर 10, इस तरह जो है ना उसने अरेंज कर दिया। ये मैं आप लोगों को एक जर्नल बता रहा हूँ, ये बुक के अंदर नहीं दिया गया। ठीक है, ये ऐसे बता रहा हूँ कि उसने क्या किया, उसने जो सबसे छोटा एटॉमिक मास था उसको पहले रखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह जो है ना 63 जो है ना वो इंक्रीजिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जो एटॉमिक मैसेज थे उनको अरेंज कर दिया हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में। जो हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में किया तो उसके बाद इनको उसने क्या बोल दिया? कॉलम बोल दिया। ये क्या है? कॉलम है, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है। ठीक है, मैथ के अंदर आप पढ़ रहे होंगे वो जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है, रोज और कॉलम।
ठीक है। उसके अंदर इस तरह जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, रो, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। उसने बोला कि जो कॉलम में एलिमेंट है ना, कॉलम में ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं। उसने ये बोल दिया कि ये कॉलम में जो एलिमेंट है, पहले उसने क्या किया, उसने रोज में सबको अरेंज किया। रोज में अरेंज करने के बाद उसने बोला कि ये जो कॉलम में एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, मिलती जुलती हैं। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों आपस में क्या है, इनकी मिलती जुलती हैं। तो इस बेस पे जो है ना, ये मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल आया था। अब देखते हैं, रशियन केमिस्ट मेंडेलीव अरेंज्ड द नॉन 63 एलिमेंट in order of increasing atomic masses in horizontal rows called periods। उसने इनको क्या नाम दिया, horizontal rows को पीरियड का नाम दिया। ठीक हो गया। ये बेसिकली जो है ना, आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो वही जो चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि मेंडेलीव अरेंज द नॉन 63 एलिमेंट। मेंडेलीव ने 63 एलिमेंट को क्या किया, अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे उनको क्या किया, अरेंज किया इन हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज में कॉल्ड पीरियड्स, जिनको उसने क्या नाम दिया, पीरियड्स। आगे, इन दिस वे एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर इन सेम वर्टिकल कॉलम। उसने बोला कि जो एलिमेंट है वो क्या है, जो वर्टिकल कॉलम है, ये क्या है, वर्टिकल कॉलम है ये। ठीक है, यहाँ पे नीचे जिस तरह वो 63 एलिमेंट अरेंज करेगा तो नीचे और भी एलिमेंट आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसने बोला कि ये जो एक कॉलम है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आपस में मिलती जुलती हैं। प्रॉपर्टीज वर इन सेम। ठीक है, आगे, दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो इस अरेंजमेंट को उसने क्या बोल दिया, पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, मेंडेलीव ने बनाया था। इससे पहले जस्ट एक लॉ पेश किए गए थे, डो ब्राइनर ने अपना लॉ पेश किया था कि इस तरह एलिमेंट को आप कह सकते हैं ट्राइएड्स की फॉर्म में। इसके बाद न्यूलैंड ने बोला था कि आप ऑक्टेव्स की फॉर्म में एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बाद में गलत हुई थी, लेकिन मेंडेलीव ने जो है ना, फाइनली क्या कर दिया, इसको एक टेबल की फॉर्म में ले लिया है। सही हो गया। अब चलते हैं आगे। He put forward a law known as periodic law। उसके बाद टेबल बनाने के बाद उसने एक लॉ पेश किया। किसने, मेंडेलीव ने। कौन सा लॉ, पीरियोडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। वो कहता है कि जितनी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट उसने अरेंज किए पीरियड्स के अंदर और कॉलम्स के अंदर, उसने बोला कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनके एटॉमिक मैस की बुनियाद पे एक्सप्लेन की जाएंगी। एटॉमिक मैस की बुनियाद पे, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। आगे आगे चलते हैं। ये पीरियोडिक लॉ हो गया। ये किसका पीरियोडिक लॉ था, ये मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ था। आगे, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के कुछ डीमेरिट्स थे, वो क्या थे। सबसे पहला डीमेरिट क्या था, ही डजंट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। बेसिकली उस वक्त आइसोटोप जो आप लोग पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, आइसोटोप्स जो है ना, उस वक्त डिस्कवर आइसोटोप का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ठीक है, जब मेंडेलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, उस वक्त आइसोटोप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आइसोटोप का कॉन्सेप्ट बाद में आया था। तो उसने आइसोटोप को बेसिकली एक्सप्लेन ही नहीं किया। अब आपको पता है कि आइसोटोप्स जो हैं वो किसकी बेस पे एक्सप्लेन होते हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पे एक्सप्लेन होते हैं। कैसे कि एलिमेंट एक ही होता है, फर्ज करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट एक ही है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, लेकिन उन तीनों के एटॉमिक मैसेज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जब उन तीनों के एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है तो यहाँ पे आप कैसे प्लेस करेंगे, एटॉमिक मैस की बुनियाद पे अगर आप एलिमेंट की यानी कि इनको अरेंज करते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो जो आइसोटोप जितने भी एलिमेंट हैं सबके आइसोटोप्स हैं, तो उन आइसोटोप्स को आप कैसे जो है ना यहाँ पे अरेंज करेंगे। अब 1H1 1H2 1H3 तीन आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, तो उन तीन आइसोटोप्स को कहाँ पे अरेंज करेंगे। सही है, अगर एटॉमिक मैस की बेस पे करते हैं तो बेसिकली ये जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना एक डिमेरिट था उसका मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, कि एटॉमिक मैस की बेस पे अगर एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं तो जो आइसोटोप्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, सबके आइसोटोप्स हैं। तो वो क्या, क्यों आइसोटोप्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है उनके अंदर, लेकिन क्या है उनके अंदर जो उनका एटॉमिक मैस है तीनों का, तीन ये चार जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका डिफरेंट है, तो कैसे उनको यहाँ पे प्लेस करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू था एक। ही डजंट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पहला डिमेरिट, जब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो है ना वो यानी कि क्या है कि एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी उसी में से निकलती है। दूसरा डिमेरिट,
रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो एटॉमिक मैसेज थे जितने भी एलिमेंट्स के, उनका रॉन्ग ऑर्डर था, यानी कि गलत जो है ना वो ऑर्डर में उसने प्लेस किए थे। ड्यू टू विच द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो किसी भी एलिमेंट को जो है ना वो क्या है कि उसकी जो अरेंजमेंट है, एलिमेंट की अरेंजमेंट है, उसकी बुनियाद नहीं बनता, यानी कि एटॉमिक मास पे किसी भी एलिमेंट की जो अरेंजमेंट है उसकी बुनियाद नहीं बनता। समझ आ गई इस चीज़ की। अब ये मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल आसान वर्डिंग में बताऊं तो मेंडेलीव ने जितने भी एलिमेंट थे 63 एलिमेंट, उनको उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज कर दिया। अब क्या मसला बना बाद में कि हमारे पास जो है ना वो आइसोटोप का कॉन्सेप्ट बाद में आया। जब आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया तो पता चला कि ये जो एक एलिमेंट होता है उसके 3-3, 4-4 आइसोटोप्स हैं, इससे ज़्यादा भी आइसोटोप्स हैं। जब एटॉमिक उनकी सबके एटॉमिक मैसेज ही डिफरेंट है तो इतने ज़्यादा आइसोटोप्स हैं तो उनको टेबल के अंदर कैसे रखेंगे। तो जैसे ही आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया तो न्यू पीरियोडिक टेबल आ गया एक। ठीक है, आगे चौथा है पीरियोडिक लॉ। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद जब आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया तो चौथा हमारे पास फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इसकी बेस पे था पीरियोडिक लॉ। एक न्यू पीरियोडिक लॉ आया, वो मुख्तलिफ साइंसदानों ने मिल के दिया। ठीक है, कोई एक साइंटिस्ट नहीं था उसके अंदर, तो वो मुख्तलिफ पीरियोडिक लॉ आया और पीरियोडिक लॉ के बाद फाइनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया वो एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक हो गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। तो पीरियोडिक लॉ क्या है? इन 1913 के अंदर एच मुज़ेले, ये मुज़ेले एक साइंटिस्ट था, डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एच मुज़ेले। ठीक है, 1913 के अंदर, आज से आप कह सकते हैं कि 110 साल पहले की बात है। ठीक है, तो 110 साल पहले मुज़ेले ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया एटॉमिक नंबर का। ठीक है, उससे पहले एटॉमिक नंबर का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। एटॉमिक नंबर क्या था कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट के एक न्यूट्रल एलिमेंट के एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में से एक, दोनों नहीं, या फिर इलेक्ट्रॉन को आप कह लें एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। तो ये एक न्यू प्रॉपर्टी जो है ना वो उसने पीरियोडिक इसने एच मुज़ेले ने डिस्कवर की थी। अकॉर्डिंग टू मुज़ेले पीरियोडिक टेबल, मुज़ेले पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या था, ये शॉर्ट सा जो है ना एक डेफिनेशन है, इसको डिटेल में जो है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग या मुज़ेले पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सॉरी, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर नोट कर लें। ठीक है, यानी कि पहले हमने क्या देखा मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी बेस पे, एटॉमिक मास की बेस पे। एटॉमिक मास की बेस में हमने अरेंज किया था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे क्या किया, अरेंज किया। एटॉमिक नंबर की बेस पे क्या किया, हमने अरेंज किया, यानी और फिर जो उनकी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की उनको एटॉमिक नंबर की बेस पे एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया। अब एटॉमिक नंबर आप देखें तो आइसोटोप जो है वो एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है तीनों आइसोटोप्स के अंदर। ये चार जितने भी आइसोटोप्स हैं, 5 आइसोटोप्स हैं, 6 आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उनके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है। फर्ज करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, तो आप उसके 3 आइसोटोप हैं, तीनों आइसोटोप के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक, तो एटॉमिक नंबर जो है ना जस्ट आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जस्ट एक एलिमेंट लिखेंगे, उसके आइसोटोप्स आगे नहीं लिखेंगे, तो ये बहुत आसान था। तो इस वजह से जो है ना जो न्यू पीरियोडिक टेबल है वो किसकी बेस पे आया, एटॉमिक नंबर की बेस पे आया, नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये और भी शो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब एटॉमिक नंबर की बेस पे हमने देखा ना तो फिर क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आसानी से लिख सकते थे। अब देखें अगर एटॉमिक मास की बुनियाद पे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों हैं, तो तीनों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर कैसे लेके आएंगे। तो इस वजह से एटॉमिक नंबर जो है ना वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या है कि उसकी बेस पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों को जो है ना ये इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि पीरियोडिक टेबल जो है ना ये कैसे वजूद में आया और कैसे कैसे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती गई और चौथे नंबर पे आके फाइनली पीरियोडिक लॉ आया और उसकी बेस पे जो है ना हमने पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया।
तो यहाँ तक आप जो है ना ये लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह कल हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे जो कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को कैसे जो है ना वो हम जो है ना यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, कैसे कैसे जो है ना वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं और कैसे देखते हैं। तो इसी के साथ ही उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है ना आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक दफ़ा दोबारा इसको देखें। बेसिकली इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज, कॉलम्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके माइंड में, तो ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ आ जाती हैं। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।